हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कर्व इज अ कर्व दैट इज प्रोवाइडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोड। है ना? सिंपल टर्म्स में तो ये मीनिंग है हॉरिजॉन्टल कर्व का कि वो कर्व जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड किया जाता है, जो रोड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कर्व प्रोवाइड किया हुआ है जिसने रोड की डायरेक्शन चेंज करी है। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम ये हॉरिजॉन्टल कर्व को डिफाइन करना चाहें, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही लेमन डेफिनेशन हो गई हॉरिजॉन्टल कर्व की। और एक्चुअली एज अ इंजीनियर आपको क्या करना है? आपको यही तो कर्व डिजाइन करना है ना, यही कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। तो वट एवर डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर जो भी डिस्कस करेंगे, दैट विल बी प्योर टेक्निकल। हम लोग और आप लोग ये अप्रिशिएट करेंगे कि ये दिखने में कितना आसान है और इसके पीछे कितना मतलब कितने सारे पैरामीटर्स, कितनी बारीकियां इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ना, जब भी कोई गाड़ी हमारी रोड पे मूव करती है, तो जैसे ही वो वो हॉरिजॉन्टल कर्व को कंपनसेट करती है, यानी कि यहाँ कर्व पे मूव करती है, तो उस पे क्या लगता है? उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रोड। है ना? जैसे कि ये हमारी इनर साइड ऑफ द रोड हो गई, ये हो गई हमारी आउटर साइड ऑफ द रोड। ये हमारी इनर साइड ऑफ द रोड हो गई। तो जैसे ही कोई गाड़ी हमारी यहाँ से ऐसे मूव हो रही है, तो जैसे ही वो कर्व को नेगोशिएट करती है, तो उस पे मान लीजिए ये गाड़ी है, तो यहाँ पे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब इस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या होता है? इससे क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को या तो पलटने की पलटाने की कोशिश करता है, या फिर स्किडिंग करने की कोशिश करता है। Because of the centrifugal force, if this centrifugal force is not taken care of, our vehicle will overturn or will be subjected to lateral skidding। ठीक है ना? तो एज अ डिजाइनर, एज अ ज्योमेट्रिक डिजाइनर ऑफ फॉर द हॉरिजॉन्टल कर्व, आपको क्या करना है? ये जो सेंट्रल फोर्स है, इसी को नेगोशिएट करना है, इसी को बैलेंस करना है, ताकि हमारे व्हीकल का ओवरटर्निंग ना हो और लेटरल स्किडिंग ना हो। ठीक है ना? तो हम लोग एक वीडियो से देखते हैं कि ओवरटर्निंग और लेटरल स्किडिंग कैसे होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा व्हीकल है जो एक सर्टेन स्पीड से आ रहा है ना, और ये इसने जैसे ही कर्व पे टर्न लिया, तो ये ओवरटर्न हो गई। क्यों? क्योंकि इस पे सेंट्रल फोर्स लगा। देखिए, दोबारा देखिए, ये आ रही है, इसने मूव किया और तुरंत ये टर्न हो गई। ठीक है। इसके रीजंस क्या है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, उसमें हम लोग सब समझ लेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या है? लेटरल स्किडिंग। है ना? अब दूसरी चीज क्या है हमारी? लेटरल स्किडिंग। ये देखिए, हमारी लेटरल स्किडिंग हो रही है। अगेन बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फोर्स, हमारे जो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से लेटरल स्किडिंग ऑफ द व्हीकल टेक्स प्लेस। ठीक है। तो पहले ये सेंट्रल फोर्स को समझ लेते हैं क्या है ये। आउटर साइड अपने 11th और 12th में सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, और आपने तब पढ़ा भी होगा कि वो कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मोशन लगता है अलोंग द कर्व। है ना? तो सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर। राइट। द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना? तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। तो हमारा सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर। हम सेंट्रल फोर्स को पी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो अब देखिए, ये जो सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये व्हीकल ओवरटर्न और लेटर स्किडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको जो बैलेंस आउट करता है, वो वेट ऑफ द व्हीकल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज देयर बिटवीन द रोड एंड टायर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। और उसमें वेट ऑफ द व्हीकल का बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो बिकॉज this W is the balancing factor which plays like it plays a very important role। तो इसीलिए हम एक पैरामीटर P बाय W को
यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, है ना। पी बाय डब्ल्यू क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर। इस रेशियो के थ्रू हम लोग बैलेंसिंग एक्ट को डिफाइन करते हैं, है ना, कि पी बाय डब्ल्यू हमारा किन फैक्टर से बड़ा या कम होगा तो हमारा व्हीकल ओवरटर्न होगा या फिर लेटरली स्किड करेगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरटर्निंग इफेक्ट ऑफ द व्हीकल। ठीक, तो उसमें क्या है, हम एक व्हीकल लेते हैं, ये व्हीकल हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारी रोड थी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व था, और यहाँ पे हमारा ये जो व्हीकल है ये मूव कर रहा है ना। अब क्योंकि ये मूव करेगा तो क्या होगा, इस पे सेंट्रल फोर्स लगेगा, है ना। तो सेंट्रल फोर्स पी जो है वो लग रहा है आउटसाइड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे ये बताना जरूरी है, दिस इज द आउटर व्हील ऑफ द व्हीकल, दिस इज द इनर व्हील ऑफ द व्हीकल, राइट। ये आउटसाइड है, ये इनर साइड है ना। और हमारा जो सेंट्रल फोर्स है वो लग रहा है आउटसाइड ऑफ द व्हीकल एट अ डिस्टेंस एच। सेंट्रल फोर्स हमारा सीजी पे लगेगा, जो कि डिस्टेंस एच पे है ऑफ द व्हीकल। ठीक, तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स लग रहा है आउटसाइड ऑफ द व्हीकल। अब इसके चलते क्या होगा, इस सेंट्रल फोर्स का काम क्या है, ये व्हीकल को ओवरटर्न करना चाहेगा बाय जनरेटिंग अ मूवमेंट, है ना। अभी इससे क्या होगा, एक मूवमेंट जनरेट होगा, इससे मूवमेंट जनरेट होगा जिससे हमारा जो व्हीकल है वो ओवरटर्न हो जाएगा, हमारा व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा। वो और मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। तो दिस इज द फोर्स, इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस h, राइट, एंड वी आर टेकिंग द मूवमेंट अलोंगसाइड द आउटर व्हील ऑफ द व्हीकल। तो हमारा जो ओवरटर्निंग मूवमेंट है उसका फॉर्मूला हो गया p इंटू एच। क्लियर? नाउ अब हम नहीं चाहते कि ये ओवरटर्न हो, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या क्या फैक्टर इंप्लीमेंट होगा? इसका वेट ऑफ द व्हीकल, है ना। जो व्हीकल का वेट है दैट विल ट्राई टू रजिस्ट दिस फोर्स, वो वेट ऑफ द व्हीकल चाहे इंश्योर करेगा कि वो ओवरटर्न ना हो, है ना। तो जिसकी वजह से दिस वेट विल जनरेट अ काउंटर मूवमेंट अलोंग द आउटसाइड, लाइक द आउटर साइड ऑफ द व्हीकल, है ना। तो W B is the distance between the two tires. So it is acting at the center of the weight is will be acting at the center of the downward side at the center of the vehicle. तो जो मूवमेंट हमारा जनरेट होगा वो होगा W इंटू बी बाई टू। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो जो हमारा सेंट्रल फोर्स की वजह से एक काउंटर मूवमेंट जनरेट हो रहा था, वो उसको रजिस्ट करेगा हमारा वेट। तो नीडलेस टू से कि हमारा ये होगा P इंटू एच जब इक्वल होगा W इंटू बी बाई टू। ये हमारा हो गया ओवरटर्निंग मूवमेंट, ये हो गया हमारा रिस्टोरिंग मूवमेंट, राइट। तो जब ये इक्वल होगा तो हमारी गाड़ी एक इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना। और थोड़ा वॉबल करेगी, थोड़ा हिलेगी डुलेगी, लेकिन ओवरटर्न नहीं होगी। तो इसी को अब हम, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर देखा था, तो उसको हम लोग P बाय W से डिफाइन कर सकते हैं। P बाय W इक्वल्स टू B बाय टू एच। P बाय W इज इक्वल्स टू B बाय टू एच। ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है ना। तो तो अगर हमारा P बाय W बड़ा हो जाए B बाय टू एच से, है ना, P बाय W इज ग्रेटर देन B बाय टू एच, तो हमारा व्हीकल ओवरटर्न होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। हमारा व्हीकल ओवरटर्न होगा। क्यों होगा? बिकॉज द फोर्स, टर्निंग फोर्स इज हायर, है ना। द टर्निंग फोर्स इज हायर। उसी तरह से अगर P बाय डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू B बाय टू एच है तो हमारी ओवरटर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारी ओवरटर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ यहाँ पे एक चीज हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हायर B वैल्यू लोअर H वैल्यू is if it is there then more will be the resistance against overturning. अगर हमारी width of the between the tires is high और the height of the vehicle is low, तो there will be better resistance against the overturning. और ये एक चीज आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जो हमारी सुपर कार्स हैं जो 0 to 100 0 to 100 5 सेकंड 10 सेकंड में आती हैं, वो ग्राउंड से कितनी नीचे रहती हैं, है ना। दे आर वेरी वेरी देयर हाइट इज वेरी लेस
कंपेयर टू आवर कन्वेंशनल व्हीकल्स। हमारी जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं आप देखेंगे वो रिलेटिवली काफी बड़ी होती हैं, जबकि ये लैम्बोर्गिनी और फरारीज जो हैं दैट आर हाफ द हाइट ऑफ द कन्वेंशनल व्हीकल, बिकॉज इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट। सो इनका सीजी जो है वो राइट एट द नियर टू द डाउन रहते हैं, और वो ज्यादा वाइडर भी रिलेटिवली वाइडर रहती हैं। हालांकि इफ यू आर मेकिंग इट डाउन हेयर देन इट कंपनसेट टुवर्ड्स द विड्थ, है ना, आप विड्थ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर रहता है, हायर द बी वैल्यू लोअर द एच वैल्यू मोर विल बी द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरटर्निंग का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं स्किडिंग का सिनेरियो। अब देखिए हमारा एक जनरल तरीके से बात करें, ये हमारी रोड है ना, इस रोड पे हमारा ये व्हीकल जा रहा है ना। तो व्हीकल स्मूथली विदाउट स्किडिंग और स्लिपिंग कब जाता है? जब टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है दैट इज ऑप्टिमम, राइट। ऑप्टिमम, नॉट हाई नॉट लो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमम, राइट। तो उस केस में हमारा व्हीकल बहुत ही स्मूथली जाता है। वहीं जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, वहीं जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है तो सड़क में चिकनाहट आ जाती है, जिसकी वजह से जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। अब यही यही जो फिनोमिना है, ये जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व में बात करते हैं अंडर नॉर्मल सिनेरियो, यानी कि बारिश नहीं हो रही है अंडर नॉर्मल सिनेरियो, तो क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है आउटसाइड, राइट। अब ये क्या करना चाहेगा, पहले तो बिकॉज द फोर्स वांट टू ओवरटर्न, तो कांटेक्ट बिटवीन टायर एंड द रोड इज रिलेटिवली लेस, राइट। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसवर्स स्किडिंग। माइंड इट, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स स्किडिंग की, राइट। ट्रांसवर्स या फिर लेटरल स्किडिंग की बात कर रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड, राइट। हम लोग सीधी वाली नहीं, हम लोग अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड वाली स्किडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी उस पे एक्ट हो रहा है ना। अब वो फोर्स क्या क्या चाहेगा, व्हीकल इस तरफ जाए, व्हीकल का मोशन इस तरफ है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का होना जरूरी है ना। फ्रिक्शन फोर्स का होना जरूरी है, और फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि गाड़ी इस वक्त मोशन में है, तो इस केस में द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन विल बी काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, इनटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज डब्ल्यू इन दिस केस। समझ रहे हैं, क्योंकि वेट ऑफ द व्हीकल यहाँ पे है, राइट, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन है एफ। मैं एक बार ग्रीन से बना देता हूँ, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ, राइट। क्योंकि ये मोशन में है तो काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इस केस में एफ इक्वल्स टू काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द व्हीकल, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन है ये काउंटर करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल काउंटर द फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। फोर्स की बात हो रही है, वहां पे मूवमेंट मूवमेंट की बात हो रही है ओवरटर्निंग में, राइट। तो P शुड बी इक्वल्स टू F। तो P इक्वल्स टू F का को हम लिख सकते हैं F इंटू डब्ल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू डब्ल्यू। तो P बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू F, राइट। तो दिस मीन्स अगर हमारा ये इम्पैक्ट फैक्टर P बाय डब्ल्यू इज ग्रेटर देन F, तो स्किडिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो स्किडिंग कॉजिंग फोर्स है वो ज्यादा है ना। अगर ये ज्यादा होगा तो हम हमारा विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द व्हीकल तो स्किड होगा। तो अगर हम लोग अब ये ओवरटर्निंग और लिटिल स्किडिंग को कंबाइन करें, तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम रहेगा, और ये जो रेशियो है ये p बाय टू एच के रेशियो से कम रहेगा, तो आप बताइए क्या होगा, हमारी गाड़ी ओवरटर्न होगी कि नहीं होगी? हमारी गाड़ी ना ही ओवरटर्न होगी ना ही स्किड करेगी, राइट। दिस फैक्टर इज फॉर स्किडिंग, दिस फैक्टर इज फॉर ओवरटर्निंग, राइट। व्हेन p by w factor is lesser, then there will not be skidding and there will not be overturning. p by w factor is less than f, p by w factor is greater than b by 2h। अब आप बताइए क्या होगा ये, आप सोचिए क्या होगा। हमारा क्या होगा, स्किडिंग तो नहीं होगी लेकिन गाड़ी ओवरटर्न करेगी, ठीक है ना, हमारी गाड़ी ओवरटर्न करेगी, क्योंकि नाउ दिस फैक्टर इज ग्रेटर, राइट। p by w फैक्टर इज ग्रेटर देन b by 2h, तो हमारा ओवरटर्न नहीं होगा। p by w फैक्टर इज ग्रेटर देन f, p by w फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू b by 2h, क्या होगा, स्किडिंग होगी, ओवरटर्निंग नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। और केस 4,
P by W factor is greater than F, P by W factor is greater than B by 2H। तो इसमें क्या होगा, F is greater than B by 2H तो ओवरटर्निंग होगा, F is less than B by 2H तो पहले स्किड होगा उसके बाद ओवरटर्निंग होगा, सिंपल, राइट। इफ यू हैव ग्रैब द कंसेप्ट देन आई थिंक अब आपको ये चीज खुद से समझ में आ गई होगी, है ना। एक चीज और हम लोग इसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रल फोर्स लगता है तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर आता है, जो सबसे ज्यादा प्रेशर आता है वो आउटर व्हील में आता है ना, ये जो आउटर व्हील है इस पे आता है। और अगर हम लोग इनफैक्ट एक ना जनरल सिनेरियो भी जब हम बैलेंसिंग एड डालते हैं तब भी जो मेन जो फोर्स फील होता है सेंट्रल फोर्स का वो होता है हमारा आउटर व्हील पे, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रेशर एट द आउटर व्हील टायर इज मोर देन द प्रेशर एट द इनर व्हील टायर व्हेन द व्हीकल इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व। आउटर टायर पे ज्यादा प्रेशर महसूस होता है कंपेयर टू द इनर टायर बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फोर्स, दो वी हैव थ्रू आवर ज्योमेट्रिक डिजाइन प्रोसीजर वी हैव ट्राई टू मिटिगेट दिस वन, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ओवरटर्निंग और लेटरल स्किडिंग के बारे में। नाउ एज अ ज्योमेट्रिक डिजाइनर व्हाट यू वांट इज यू डू नॉट वांट दिस ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग टू हैपन, है ना। तो उसके लिए आपको अपने जो हॉरिजॉन्टल कर्व है उसके डिजाइन में कुछ कुछ टेक्निक्स लगाने होते हैं टू बैलेंस आउट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, एंड द टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट। कैसे करते हैं हम लोग, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन में क्या होता है कि हम लोग आउटर एज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। दूसरा क्या होता है, हम लोग ट्रांजिशन कर्व के डिजाइन को पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। ट्रांजिशन कर्व अगेन ये सर्विंग का डिजाइन पार्ट जो है वो सर्विंग का पार्ट था, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी। ट्रांजिशन कर्व क्या है, अ ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व दैट रिड्यूसेस फ्रॉम इनफाइनाइट रेडियस टू अ रेडियस ऑफ सर्टेन मेजरमेंट, है ना। यानी कि हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसका तो एक रेडियस है ना। वहीं हमारी रोड है ना, रोड एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड है तो उसका रेडियस इन्फिनिटी है। तो जब हमको स्ट्रेट रोड को एक कर्व से कनेक्ट करना है तो जो यूज होता है वो ट्रांजिशन कर्व होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। और कई बार हम लोग को कुछ कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइडिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो रीजंस क्या है और एक्स्ट्रा वाइडिंग किस पैरामीटर पे की वजह से प्रोवाइड करनी होती है, वो चीज भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मोटा मोटा ये है हॉरिजॉन्टल कर्व के का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हॉरिजॉन्टल कर्व एंड द सॉल्यूशन फॉर दोस फैक्टर्स, राइट। और जब इन द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व वी आर गोइंग टू इन द फॉलोइंग लेक्चर, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपोनेंट्स हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स हैं ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपर एलिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।